नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मौलिक अधिकार को पढ़ रहे हैं। हमने मौलिक अधिकार के पहले वीडियो में संविधान के भाग 3 में दिए गए 6 मौलिक अधिकार में से 3 अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद के साथ अच्छे से समझा। अब इस वीडियो में बाकी के 3 मौलिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी रिट के बारे में समझेंगे। आइए अब हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार को समझते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि व्यक्ति को अपने पसंद से धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। इस अधिकार को अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 25 में आस्था, प्रार्थना, आचरण और प्रचार करने की आज़ादी दी गई है। तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। मतलब अपने धर्म हेतु संस्थाओं की स्थापना और पोषण, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक उद्देश्यों से बनाए गए फंड पर से कर में छूट दिया जाएगा। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी धर्म उपदेश को जबरदस्ती सुनने के लिए कोई शिक्षा संस्थान बाध्य नहीं कर सकता है। आइए अब सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को समझते हैं। इसे अनुच्छेद 29 और 30 में रखा गया है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। मतलब कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर इसे आर्टिकल 300A में कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। आइए अब संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में समझते हैं। इसे अनुच्छेद 32 में वर्णित किया गया है और इसे रीट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का शक्ति देता है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से संबंधित मामलों में ही रिट जारी कर सकता है तथा जारी करने से मना कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से मना नहीं कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है एवं जारी करने से मना भी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में 5 रिट के बारे में बताया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा लेख। आइए इन रिट को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह बंदी की प्रार्थना पर जारी किया जाता है। न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय एवं स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सकता है। दूसरा, परमादेश। परमादेश का लेख तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। तीसरा रिट, प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा निम्न लोअर कोर्ट को तथा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें,
क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मतलब इस रीट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को यह आदेश दे सकता है कि जिस मामले का सुनवाई वह कर रहा है वह उसके न्याय क्षेत्र से बाहर है, इसलिए वह इस मामले पे सुनवाई न करे और उसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दे। चौथा रीट उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णयन के लिए इसके वरिष्ठ न्यायालय में भेजे। मतलब ये हुआ कि लोअर कोर्ट के पास जो लंबित मुकदमा पड़ा हुआ है वो अपने से ऊंचे पोस्ट वाले कोर्ट में उसको ट्रांसफ़र करे ताकि उसका सुनवाई किया जा सकता है। पांचवा रीट अधिकार परीक्षा लेख। किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करना जिसका उसे संवैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय इस आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 32 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस बात से ही पता चल जाता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आर्टिकल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रीट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग को रीट के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए और आप लोग इसको 2 बार 3 बार देखिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 32 के तहत 5 रीट दिए गए हैं। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ठीक है। रीट कौन कौन जारी कर सकता है? रीट अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में वर्णित प्रावधान संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहा गया है कि 32 में जो भी प्रावधान दिया गया है वो संविधान संशोधन के तहत नहीं बदला जा सकता है। ठीक है। आइए अब अनुच्छेद 33, 34 और 35 के बारे में भी जान लेते हैं कि इसमें क्या प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 33 कहता है कि अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस, खुफिया एजेंसी या और अन्य बल के मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। अगर संसद चाहे तो इनके ऊपर मौलिक अधिकार लागू होना या ना होने पर प्रतिबंध लगा सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है कि मार्शल लॉ लागू की स्थिति में मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है। जहाँ पे सैन्य प्रशासन लागू होता है, जहाँ पे सैन्य शासन लागू होता है वहाँ पे मौलिक अधिकार लागू नहीं होता है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि मूल अधिकार से संबंधित कोई भी कानून केवल संसद पास करेगा। स्टेट असेंबली के पास वो पावर नहीं है, राज्य विधानसभा के पास वो पावर नहीं है कि वो मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी कानून बना सके। वो सिर्फ पावर संसद के पास है। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई भी कानून बनाने का संसद के पास पावर है। हमने मौलिक अधिकार को अच्छे से पढ़ा और हमें मौलिक अधिकार अनुच्छेद बाई अनुच्छेद याद होना चाहिए। मतलब कि अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक A to Z अच्छे से याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है, अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है, 19 में क्या है। और 19 तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 19 को 6 भागों में बांटा गया है। उसमें बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है। हमें बोलने का आज़ादी मिलता है, घूमने का आज़ादी मिलता है, संगठन करने का आज़ादी मिलता है, संगठन बनाने का आज़ादी मिलता है, सम्मेलन करने का आज़ादी मिलता है। इस कारण से अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आपको पता है कि मौलिक अधिकार एग्ज़ाम के व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बना रहे होंगे तो आपको ये पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम के व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक अल्टरनेट ईयर या हर एक पेपर में आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम अपने अगले वीडियो में उसको आप लोग के सामने लाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छे से पूरा वीडियो 2 बार 3 बार देखिए और अनुच्छेद को अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।